पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब दुबई के लोगों ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाने के लिए पीआईए की मदद मांगी और अब पीआईए पर ऐसा वक्त आया हुआ है कि इसे अपने सर्वाइवल के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। पीआईए इस वक्त इतने खसारे में है कि हुकूमत इसकी बोलियां लगवा रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पीआईए की बुनियाद पाकिस्तान बनने से पहले रख दी थी। दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस पीआईए से इतनी मुतासिर थीं कि वो अपने क्रू की ट्रेनिंग के लिए उन्हें पाकिस्तान पीआईए के पास भेजा करती थी। पीआईए की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले तकरीबन 20 सालों से पीआईए मुसलसल खसारे में है और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि पीआईए की बोली सिर्फ 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपए लगी है। ये कीमत सिर्फ इतनी है जितनी एमिरेट्स एयरलाइन 2 दिन में कमाती है। तो आज की हमारी ये वीडियो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अरूजो ज़वाल पर है। तो पीआईए की बुनियाद ब्रिटिश इंडिया के दौर में रखी गई, यानी जब पाकिस्तान का नामो निशान न था। 23 अक्टूबर 1946 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बिजनेसमैन को अपने साथ मिलाकर कोलकाता में ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन शुरू की। ये ब्रिटिश इंडिया में पहली और वाहिद एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। आज़ादी हासिल होने के बाद ओरिएंट एयरवेज को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और 1955 में इसका नाम ओरिएंट एयरवेज से तब्दील करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख दिया गया। पीआईए बनने के बाद पहले साल ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज हो गया। पीआईए की फ्लाइट्स लंदन और चाइना तक जाने लगी। जंगों और इकोनॉमी के खराब होने के बावजूद भी पीआईए रोज बरोज तरक्की करती गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया में हर 6 मिनट में पीआईए का कोई ना कोई जहाज किसी कंट्री में लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता था। पीआईए पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉफिट देने वाली मशीन के तौर पर काम कर रही थी। कुछ ही अरसे में पीआईए को एक शानदार पहचान भी मिल गई, एक खूबसूरत स्लोगन। पूरी दुनिया में लोग पीआईए को द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद के नाम से पुकारने लगे। लेकिन 1962 में पाकिस्तान की सक्सेस को 4 चांद लग गए जब यूएसए की फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी ने पाकिस्तान विजिट किया। अपने वापसी के सफर में इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को चुना और वापसी पर जो वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्होंने कैप्टन को गले लगाया और कहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। यूएसए की फर्स्ट लेडी के मुंह से निकले ये बोल पीआईए की सक्सेस को 4 चांद लगा गए। पीआईए के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ। यूएस लेडी के इस विजिट के बाद पाकिस्तान में बहुत सी बड़ी शख्सियात ने आना शुरू कर दिया, जिनमें सऊदीया के किंग फैसल और ईरान के शाह मोहम्मद रजा शामिल हैं। वक्त गुजरता गया और पीआईए अपनी तरक्की के अरूज पर पहुंच गई। पीआईए का क्रू भी वेल ट्रेंड और काफी पढ़ा लिखा होता था। पीआईए के क्रू में अट्रैक्टिव लोगों को रखा जाता था और उनसे ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करवाई जाती थी जिससे वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और मलेशियन एयरलाइंस ने भी पीआईए को फॉलो करते हुए अपने यूनिफॉर्म में नेशनल टच लेकर आए और ऐसे ही पीआईए एक ट्रेंड सेटर बन गया। दूसरी एयरलाइंस अब पीआईए को फॉलो कर रही थी। पीआईए वो पहली एयरलाइन रही है जिसने बोइंग जेट्स को एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया। पीआईए ने चाइना तक जाने के लिए दूसरा रूट इस्तेमाल किया जो कि कराकोरम की पहाड़ियों के ऊपर से गुजर कर जाता था। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि ऑटो टिकटिंग की शुरुआत सबसे पहले पीआईए ने की थी। ये पीआईए का गोल्डन एरा था और कराची को एविएशन का हब समझा जाता था। इस वक्त कराची में पीआईए ने एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनवाया जहां ना सिर्फ एशिया के बल्कि पूरी दुनिया से डिफरेंट क्रूज ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते थे। पीआईए की इस सक्सेस के पीछे पीआईए के एमडी इरफान अहमद का हाथ था, क्योंकि वो एविएशन में काफी एक्सपीरियंस रखते थे। उन्होंने अपनी सलाहियतों से पीआईए का नाम काफी रोशन किया। लेकिन 1971 में पीआईए के एमडी को तब्दील कर दिया गया और जफर चौधरी को नया एमडी बना दिया गया। जफर चौधरी एक आर्मी पर्सन थे और उन्हें उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ याहिया खान ने एमडी बनाया था। चौधरी जफर को पीआईए का एमडी बने अभी चंद महीने ही हुए थे कि उन्होंने पीआईए के आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया और पीआईए के कई जहाज सेल कर दिए। ये कदम 1971 की पाक इंडिया जंग के बाद
बाद मुल्क को स्टेबल बनाने के लिए उठाया गया था। इसके बाद 1972 में PIA को एक नया झटका दिया गया और ये झटका था नेशनलाइजेशन। 1972 में सिविलियन गवर्नमेंट आते ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने PIA को मुकम्मल तौर पर नेशनलाइज कर दिया, यानी PIA अब पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था। इससे पहले PIA में गवर्नमेंट के शेयर्स तो मौजूद थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व था। नेशनलाइजेशन के बाद PIA में पॉलिटिकल भर्तियों का काम शुरू हो गया। लोगों को पसंद की बिना पर जॉब्स मिलने लगी। मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो पॉलिटिक्स के लिए तो अच्छे थे, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत नाकारा साबित हो रहे थे। सियासी फायदे हासिल करने के लिए नए एम्प्लॉयज हायर किए गए, जिसकी वजह से PIA पर सैलरीज देने का बर्डन मजीद बढ़ गया। एम्प्लॉयज की सैलरी का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया कि PIA के एरोप्लेन्स की मैनेजमेंट के लिए पैसे कम पड़ना शुरू हो गए। अभी सिविलियन गवर्नमेंट को 5 साल ही हुए थे कि 1977 में एक दफा फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। जनरल जियाउल हक ने आते ही मुल्की इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन इदारों में अपनी पसंद की भर्तियां शुरू कर दी। 1980 में एक दफा फिर जफर चौधरी को PIA का MD बना दिया गया। वही जफर चौधरी जिन्होंने 1971 में PIA के आधे एरोप्लेन्स बेच दिए थे और आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था। इस दफा भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो काफी तनकीद का बाइस बने। इनमें से एक फैसला जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई वो अरब एमिरेट्स को लीज पर एरोप्लेन्स देना था। PIA का डाउनफॉल तो वैसे ही चल रहा था और प्लेन्स कम होने की वजह से रूट भी कम हो चुके थे। PIA के जहाज पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस जरूरी थी। जफर इकबाल ने PIA के 2 जहाज अरब एमिरेट्स को लीज पर दे दिए, यानी ऐसा समझ लें अपने ये 2 जहाज क्रू समेत अरब एमिरेट्स को रेंट पर दे दिए। इसका शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान को ये फायदा हुआ कि उन्हें दुबई से कुछ पैसे मिलते रहे, लेकिन इसके बाद दुबई ने अरब एमिरेट्स को लॉन्च करके PIA के तमाम रूट अपने नाम कर लिए, यानी जिन रूट्स पर PIA कमाती थी अब उन पर अरब एमिरेट्स कमाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अरब एमिरेट्स अपनी सर्विसेज को और अच्छा भरती गई और जहां पहले PIA की सर्विसेज का चर्चा था वहां अब अरब एमिरेट्स की सर्विसेज का चर्चा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अरब एमिरेट्स ने PIA से सारी मार्केट छीन ली। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में नए जहाज आ चुके थे जिनमें एक वक्त में कई पैसेंजर सफर कर सकते थे और इन फ्लाइट्स में ज्यादा फ्यूल भी इस्तेमाल नहीं होता था। जनरल जियाउल हक के दौर में PIA के लिए 4 बोइंग 747 जेट्स खरीदे गए, लेकिन ये ऐसा वक्त था जब PIA की मैनेजमेंट इन एरोप्लेन्स को संभालने के काबिल नहीं थी। इस फैसले से ज्यादातर लोग नाखुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि पहले मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए, उसके बाद कोई ऐसा कदम उठाया जाए, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ये जहाज थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की इतनी डिमांड नहीं थी। इसका नतीजा ये निकला कि आधे से ज्यादा जहाज खाली जाने लगे। PIA को इन जहाजों से मुनाफे के बजाय नुकसान होने लगा। हर फ्लाइट पर PIA को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ रहे थे और दूसरा ये जहाज भी कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ PIA पर पड़ गया। PIA में मौजूद लोगों के बहुत से करप्शन स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से PIA के कुछ एयरक्राफ्ट्स को यूरोप में एंटर करने से रोक दिया। ये एक बहुत सीरियस इशू था जिसने PIA की रेपुटेशन को बहुत गिरा दिया। इन्हीं इश्यूज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग PIA को छोड़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता PIA को अपने बहुत से रूट्स कम करना पड़े। इसके बाद आने वाला हर साल PIA के जवाल की दास्तान लिखने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इनमें सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जिनमें PIA ने प्रॉफिट कमाया। इसके बाद से अब तक PIA मुसलसल नुकसान उठाती आ रही है। सन 2005 में PIA को हर गुजरते मिनट के साथ 8,394 पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो रहा था। इसके बाद 2013 में ये नुकसान बढ़ के हर गुजरते मिनट के साथ 80,000 पाकिस्तानी रुपए हो गया और हैरत अंगेज तौर पर सन 2023 में ये नुकसान बढ़कर हर गुजरते मिनट के साथ 23,04,465 पाकिस्तानी रुपए हो गया।